बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के साथ मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी और प्रोबेबिलिटी के टॉपिक के ऊपर आज हमारा पहला लेक्चर है। आज हम जिन चीज़ों को देखेंगे दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसके अलावा वाई प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और इसके अलावा हम इक्वली लाइकली और नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली आपके पास जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है दैट इज़ लेवल ऑफ बिलीफ और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट व्हाट, किस चीज़ के बारे में, लेवल ऑफ बिलीफ या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस किस चीज़ के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में जो फ्यूचर में जाके अगर होना है। तो उस इवेंट के बारे में आपका लेवल ऑफ बिलीफ क्या है या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है कि उस इवेंट ने हो जाना है या नहीं होना। तो इसी चीज़ को जब आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे तो हम इसको कहेंगे ये है प्रोबेबिलिटी, जिसको उर्दू में आप लोग इम्कान भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो मूव करते हैं अपने डेफिनेशन को मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। एक और इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एक और डेफिनेशन है कि न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बेसिकली वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। हम नहीं जानते कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है। तो लेकिन हम बिल्कुल भी इग्नोरेंट नहीं है, हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा, किस चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं। हमारा उसके बारे में कोई लेवल ऑफ बिलीफ होता है, कोई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई बिजनेसमैन जो है वो नया बिज़नेस शुरू करता है तो उसका अंदाज़ा होता है, वो प्रेडिक्ट करता है पहले से कि उसको इस बिज़नेस के अंदर फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ये अकॉर्डिंगली वो सारे डिसीजन लेता है, उसके मेजरमेंट्स जो है ना वो कर रहा होता है। तो बेसिकली होती तो अनसर्टेनिटी ही है ना। वो जब बिज़नेस शुरू कर रहा था ही इज़ अनसर्टेन कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ को कॉन्फिडेंस, कुछ ना कुछ लेवल ऑफ बिलीफ उसके पास होता है, जिसकी की वजह से जो चीज़ उसको मोटिवेट करती है नया बिज़नेस शुरू करने के लिए। ठीक हो गया। तो न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एंड इट इज़ मेजर्ड आउट ऑफ यूनिटी। इसको 1 में से मेजर किया जाता है, आउट ऑफ यूनिटी मेजर करते हैं। ठीक है। तो मूव करते हैं जी। इसको ज़रा हम एक फार्मूले की शेप देने की कोशिश करते हैं। कोई भी इवेंट है हमारे पास, लेट्स से मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक कॉइन को टास्क किया। जब मैं कॉइन को टास्क करता हूँ तो उसके ऊपर 2 साइड्स हैं। एक साइड को हम कहते हैं हेड और दूसरी साइड को हम कहते हैं टेल। अगर मैं इसको ब्रेसेस में क्लोज करके बात करूँ तो ये हमारे पास जब भी कॉइन टास्क किया जाएगा तो इन्हीं 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होनी है, लिहाजा ये एक स्पेस सेट है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास इसको स्पेस सेट के एलिमेंट्स क्या है, हेड और टेल। मैं एन और ब्रैकेट के अंदर एस लिखूँ तो इसको होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको हम एन ऑफ एस या एन एस भी बोल देते हैं। बेसिकली इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। तो वो कितने हैं इस केस के अंदर, इस केस के अंदर हमारे पास हैं 2। लेट्स से मैं इंटरेस्टेड हूँ हेड के अंदर, तो मैं कहता हूँ लेट ए डिनोट्स हेड्स। ए अगर हेड्स को डिनोट कर रहा है तो ए सेट क्या बनेगा, ए सेट स्पेस सेट के अंदर ही से आएगा, बाहर से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि स्पेस सेट की डेफिनेशन ये है कि एवरी सेट मस्ट बी द सबसेट ऑफ स्पेस सेट। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये हेड आ गया। इस स्पेस सेट के अंदर हेड कहाँ है, ये एक ही है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हो गए हमारे पास 1। अब आते हैं जी इसको देखते हैं डेफिनेशन को, जो हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। एनी इवेंट के लिए मैंने क्या लफ्ज़ यूज़ किया, एनी इवेंट के लिए यूज़ किया मैंने ए, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैं जानना चाहता हूँ। तो कैसे प्रोबेबिलिटी जानी जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर को लिए हम एन यूज़ करते हैं स्मॉल वाला, ऑफ के लिए ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। फेवरेबल आउटकम्स को हमने किससे डिनोट किया, जिसके हम अंदर इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे पास क्या है, हेड है, और हेड के अंदर इंटरेस्टेड है, लिहाजा फेवरेबल आउटकम हमारे पास हुए ए। डिवाइड करा रहे हैं किसके साथ, नंबर के साथ। नंबर किसके, नंबर ऑफ के लिए ब्रैकेट यूज़ किया। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स कौन से होते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स वो होते हैं जो किसी भी स्पेस सेट के अंदर होते हैं। तो दैट इज नंबर ऑफ एस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। ठीक हो गया। तो अब इसी को ज़रा फॉर्मली देखते हैं ज़रा क्लैरिटी के साथ। हमने कहा कि ये एनी इवेंट के लिए ए यूज़ किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट से क्या मुराद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम के लिए हम ए यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। तो सिंपली हमने क्या किया, एक फार्मूला ड्राइव कर लिया सिंपल सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। चलिए जी इसको जरा एक वेन डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास वेन डायग्राम है और वेन डायग्राम में हमारे पास ये आ गया एक स्पेस सेट। स्पेस सेट के कोई एलिमेंट्स भी होंगे ना, नंबर ऑफ एस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। कोई भी सेट, एनी सेट ए जब होगा, ठीक है, दैट मस्ट बी सब सेट ऑफ एस। तो यानी कि नंबर ऑफ ए जो होंगे हमारे पास, दैट मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। क्योंकि ए जो है हमारे पास सब सेट है एस का, तो ए छोटे से छोटा कितना हो सकता है, ए छोटे छोटा 5 हो सकता है, और ए मैक्सिमम कितना हो सकता है, एग्जैक्टली इसके एस के बराबर तो हो सकता है लेकिन एस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है, यहाँ पर एक मेरे पास सेट, लेट से मैंने कोई एक सेट ले लिया ए, ठीक है। तो ए हमारे पास मस्ट बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एस। क्यों? क्योंकि ए जो है वो सब सेट है एस का, तो ए छोटा है ना एस से, या एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा। यही दो केस है हमारे पास, ठीक है। तीसरा केस ये हो सकता है कि भाई ये हमारे पास बिल्कुल इसके अंदर एलिमेंट्स ही कोई ना हो, सेट ए के अंदर, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स तो हों लेकिन लेस देन एस हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस से लेस हो जाए, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस आपस में बराबर हो जाए। यही हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। इन्हीं ऑप्शंस पे गौर करते हैं। केस 1 क्या है हमारे पास, केस 2 और केस 3। केस 1 ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है ना वो 0 हो जाए। कब हो सकते हैं, जब ए सेट हमारे पास 5 हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस है हमारे पास 0, ठीक है। ये हमारा पहला केस। दूसरा केस क्या है जी, दूसरा हमारे पास केस है, चलो मैं तीसरे को पहले डिस्कस करूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एग्जैक्टली बराबर हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस के। ये जो हमारे पास ए सेट है ये एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली एस के बराबर हो, लेट से ये हो सकता है हमारे पास। ये कब हो सकता है कि अब ए और एस आपस में इक्वल हो, ठीक है। तभी तो दो इक्वल सेट्स भी ए अगर एस के बराबर हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर होंगे नंबर ऑफ एस के। याद रखें दो इक्वल सेट्स को हम ए इज सबसेट ऑफ एस और एस इज सबसेट ऑफ ए ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ओके जी, तीसरा केस क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है ना वो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट एस से कम हो। ये जैसे यहाँ पर ए नजर आ रहा है छोटा नजर आ रहा है, एस से छोटा नजर आ रहा है, यानी कि ए के एलिमेंट्स जो होंगे वो इस पूरे एस के एलिमेंट्स से कम होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में देखिए ज़रा, हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अभी हम डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ए के एलिमेंट्स मौजूद ही नहीं है तो न्यूमरेटर में आया हमारे पास 0, तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिलेगी, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें 0 मिल जाएगी। लेट्स से यहाँ पर दूसरे वाले केस को देखें, प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास वही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। तो इस केस के अंदर आपके पास देखिए ज़रा, न्यूमरेटर जो है ना वो डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऐसी सूरत में आपको हमेशा ये 1 से कम जवाब मिलेगा, लेकिन 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स है ना ए के अंदर, ठीक है। यहाँ वाला केस जो नज़र आ रहा है आपको, या एग्जैक्टली अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस आपस में बराबर है, तो इसको मैं नंबर ऑफ ए को नंबर ऑफ एस पुट कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ एस नीचे वेट कर रहा है कैंसिलेशन के लिए, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यही तो 3 केस हैं आपके पास। तो ऐसी सूरत में आपको प्रोबेबिलिटी ए की एग्जैक्टली 1 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि या प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, या इन बिटवीन 0 एंड 1 हमारे पास दरमियान में 0 और 1 के दरमियान में प्रोबेबिलिटी आ सकती है, या 0 आ सकती है या 1 आ सकती है। तो इसको हम एक सेंटेंस में कैसे कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूसिव का मतलब है 0 भी इंक्लूडेड है 1 भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर और इक्वल टू जिसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी की बात। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान में है, जो आंसर्स हमारे पास आएंगे उनके मीनिंग्स क्या होंगे। सबसे पहले तो देख लें, प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास 0 हो जाए तो इसका क्या मतलब है, या प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए इसका क्या मतलब है। प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब है कि जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, और इसी के लिए हमारे पास टर्म भी इम्पॉसिबल इवेंट ही की यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, एन इम्पॉसिबल इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जिस इवेंट ने अकर हो ही नहीं सकना। एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 आने का मतलब है ये श्योर इवेंट है, इसने 100% अकर होना ही होना है, ठीक है। तो जरा यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं, व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन,
जो हैपन हो ही नहीं सकता। या इस तरह मैं कह दूँ कि ए इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट इफ़ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी कि जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो उसको हम कह देंगे ये हमारे पास इस इवेंट की अक्रेस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। श्योर इवेंट क्या हुआ? श्योर इवेंट एज एन इवेंट दैट विल डेफिनेटली हैपन, जिसने हम हर सूरत में अकर होना ही होना है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि सुबह 10 बजे जो है मॉर्निंग के टाइम पे सुबह 10 बजे सूरज जो है वो निकल आएगा। सूरज ऑब्वियसली सुबह 10 बजे निकल आएगा, चाहे बादलों के पीछे छुपा हुआ हो, लेकिन सूरज तो निकला हुआ होगा। तो ये हमारे पास एक डिफाइंड इवेंट है जिसको हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि इसने होना ही होना है, अनलेस के क़यामत ना आ जाए। ओके जी, ए इज अ श्योर इवेंट इफ एंड ओनली इफ इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1, यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो हम उसको कह देंगे ये तो श्योर इवेंट है, इसने 100% अकर होना है, इसने 100% अकर होना ही होना है। ठीक हो गया जी। अगर जरा देखते हैं हमारे पास नंबर लाइन देखते हैं, 0 से मुराद क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से मतलब मुराद है इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए इससे मुराद क्या है जी? हमारे पास इसका मुराद है श्योर इवेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन बिटवीन द रिजल्ट्स, जो हमारे पास दरमियान में रिजल्ट्स आएंगे उसका क्या मतलब है? अगर 0 से बड़ा और 0.25 के छोटा हमारे पास आंसर आ जाए तो इस इवेंट को हम कहते हैं इट्स वेरी अनलाइकली, यानी कि इसके चांसेस होने के बहुत बहुत कम है। मिसाल के तौर पे अगर आप घर से रवाना हो रहे हैं और आपको ये प्रेडिक्शन बता दी जाए कि देयर इज़ 20% चांसेस कि रेन हो जाएगी, तो आप अपने साथ छतरी वगैरह नहीं लेकर जाएंगे, कहेंगे कोई नहीं होनी बारिश। ठीक है, 20% चांसेस हैं, यानी कि बहुत रेयर चांसेस है कि शायद ऐसा हो जाए। दो हो सकता है बट आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी को आप इग्नोर कर देंगे। अगर 0.25 से बड़ा और 0.5 के दरमियान में आंसर हो तो आप ऐसे इवेंट को कहते हैं कि दिस इज़ अनलाइकली टू अकर। दिस इज़ अनलाइकली टू अकर का क्या मतलब है? यानी कि अकर होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन स्टिल वेरी अनलाइकली से ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर आपको बता दिया जाए कि 40% चांसेस है बारिश हो जाएगी, तो शायद आप छतरी साथ ले जाएं, एहतियातन इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन आप एहतियात कर लेंगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली 0.5 हो जाए तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि इवन चांसेस है कि होने के और ना होने के चांसेस बराबर है। किसी भी इवेंट के अगर प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0.5 आ जाए तो हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि इसके होने या ना होने के चांसेस बराबर है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस की थी हेड और टेल की, तो हेड के चांसेस और टेल के चांसेस आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अगर 0.5 से बढ़ जाए प्रोबेबिलिटी और 0.75 तक चली जाए, ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि इट्स लाइकली टू अगर दिस इवेंट, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट की है उसके बारे में आप कहेंगे कि इसके अकर होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। अगर 0.75 से 1 के दरमियान में आ जाए तो उसको कहेंगे वेरी लाइकली, या लाइकली सिंपली कह दें, वेरी लाइकली ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यानी कि अगर आपको कह दिया जाए 80% चांसेस है बारिश हो जाए, तो हो सकता है आप बाइक पे नहीं जाएंगे, आप गाड़ी का इंतजाम करेंगे या छतरी लेकर जाएंगे, अपने लिए प्रिकॉशंस लेके चलेंगे। अगर आपके पास 80% चांसेस 90% चांसेस हैं कि बारिश होने के, तो आप अकॉर्डिंगली मेजर्स उसके लेके चलेंगे। ओके हो गया जी। हमने अभी तक क्या डिस्कशन किया? अगर प्रोबेबिलिटी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो 0 और 0.25 के दरमियान में लाई करे तो उस सूरत में हम कहते हैं इट इज़ वेरी अनलाइकली टू अकर दिस इवेंट। और अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.25 और 0.5 के दरमियान में अगर करे तो हम कहते हैं इट इज़ अनलाइकली टू अकर। वेरी का लफ्ज़ हटा दिया, यानी कि थोड़े से चांसेस बढ़ गए। ठीक है, अगर 0.5 से लेकर 0.75 तक हमारे पास इसके दरमियान में आंसर मिल रहा हो प्रोबेबिलिटी का, तो हम कहते हैं इट्स लाइकली टू अकर। इसी तरह हमारे पास सॉरी 0.75 से 1 के दरमियान में अगर वैल्यूज़ आ रही हैं प्रोबेबिलिटी की, तो इसका मतलब है इट इज़ वेरी लाइकली टू अकर दिस इवेंट। ठीक है, तो मूव करते हैं हम एक और टॉपिक या टर्म कह लेते हैं, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो दैट इज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज़ इक्वली लाइकली? आउटकम्स ऑफ ए सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस को हमने डिफाइन नहीं किया, बाकायदा तौर पे हम डिफाइन करेंगे, लेकिन एक सैम्पल स्पेस आप देख चुके हैं, S इज इक्वल टू हेड टेल। ये आपने देखिए सैम्पल स्पेस। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जिसको हमने कहा था, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। कैसे 1/2? मैंने कहा था कि लेट ए जो हमारे पास इवेंट है वो हेड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हुए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हुए 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस चेक करें कितने हैं? दैट इज 2। तो प्रोबेबिलिटी को हमने क्या डिफाइन किया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 1, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस की वैल्यू है 2। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी बनी? 1/2। इसी तरह अगर मैं टेल की बात करूँ तो लेट बी डिनोट्स
बी डिनोट्स टेल, बी किसको डिनोट कर रही है, बी डिनोट को टेल को डिनोट कर रही है, तो बी क्या होगा, सिंपली टेल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी कितने हुए, 1। तो अब हम इसी फार्मूले के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस कर लें, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, दैट विल बी 1/2 एज वेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक सैम्पल स्पेस देखी है, या सिंपल सी एक छोटी सी सैम्पल स्पेस देखी है। इसको डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल स्पेसेस हैं, नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस आर कॉल्ड इक्वली लाइकली। हम आउटकम्स को इक्वली लाइकली कहेंगे, कब इक्वली लाइकली कहेंगे, इफ ऑल ऑफ देम हैव सेम चांस ऑफ अकरेंस। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपने निकाली, इसको मैं ए को हेड ही लिख देता हूँ, हेड निकाली 1/2 आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने टेल निकाली, ये भी 1/2 आई। इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो हम इनको हेड और टेल को क्या कहेंगे, हम हेड और टेल को कहेंगे ये इक्वली लाइकली हैं। क्यों ये इक्वली लाइकली हैं, क्योंकि इनका चांस ऑफ अकरेंस या इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। आउटकम्स ऑफ ए सैंपल स्पेस आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इफ ऑल ऑफ देम हैव सेम चांस ऑफ अकरेंस, ठीक है। लेकिन ये एक बात बताता चलूँ कि ये डिसाइड करना कि कोई भी इवेंट्स जो है आपस में इक्वली लाइकली हैं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सा काम है। लेकिन बहुत सारे मामलों में हम एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें कॉइन को फ्लिक कर रहे हो तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इनके दोनों साइड्स के आने के चांसेस बराबर हैं। इसी तरह अगर हम एक डाई को या ज़्यादा डाइस को रोल करें तो हम कहते हैं कि सारी जो साइड्स हैं 6 की 6 साइड्स जो हैं वो बिल्कुल बैलेंस तरीके से तराशी गई हैं, लिहाजा हर साइड के आने का चांस जो है ना दूसरी किसी भी एनी अदर साइड के बराबर है, तो लिहाजा ये भी इक्वली लाइकली मान के चलते हैं इसको। इस तरह हमारे पास कार्ड्स हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आप उनको वेल शफल करके कोई एक रैंडमली कार्ड सेलेक्ट करें तो कहते हैं कि कोई एक जो कार्ड सेलेक्ट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी एनी अदर दूसरे कार्ड के बराबर होगी, इवन सारे कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी आपस में बराबर होगी। ये हम यहाँ पर इस बुक के अंदर इसी चीज़ों को एज्यूम करके चलेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई बैग कंटेन कर रहा है, कुछ बॉल्स पड़े हुए हैं उसके अंदर, और अगर हम उसको रैंडमली सेलेक्ट करें विदाउट प्रेफरिंग एनीवन, तो हमारे हाथ में कौन सा बॉल आएगा, या बगैर देखे हम कोई बॉल निकालें हमारे हाथ में कौन सा बॉल आएगा, हम ये समझ सकते हैं कि कोई सारे जितने भी बॉल्स प्रेजेंट हैं उनमें से किसी भी बॉल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी एनी अदर जो बॉल हमारे पास कोई भी दूसरा बॉल है उसके बराबर आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर इन केसेस के अंदर तो हम ये वाली जो टर्म है इक्वली लाइकली को हम सपोज करके या मान के चल सकते हैं, लेकिन हर मामले में इस बात को मान के नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम स्टार्टिंग तो इसी पॉइंट से लेते हैं कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आउटकम्स जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं, और इनके इक्वली लाइकली से मुराद हम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, आउटकम्स ऑफ ए सैंपल स्पेस आर इक्वली लाइकली इफ ऑल ऑफ देम हैव सेम चांस ऑफ अकरेंस। चलो इसको मजीद क्लैरिटी देते हैं इसके कन्वर्स को समझ के। इसका कन्वर्स क्या है, नॉट इक्वली लाइकली। देखें, आउटकम्स ऑफ ए सैंपल स्पेस आर कॉल्ड नॉट इक्वली लाइकली इफ ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव सेम चांस ऑफ अकरेंस। अगर उन सारों का सेम चांस ऑफ अकरेंस ना हो, मिसाल के तौर पे आपके पास ये मैच बॉक्स है, इसकी साइड से एक जैसी तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपर सरफेस इसकी जो लोअर जो नीचे बॉटम वाली सरफेस है उसके चांसेस ज़्यादा हैं बनस्बत इस साइड के या यहाँ पर जो दूसरी साइड्स हैं इनके साइड्स के मुकाबले में इसके चांसेस जो है ना कौन से वाली साइड के ज़्यादा हैं, जो हमारे पास जो साइड हमारे पास बड़ी साइज़ है उसके ऊपर से अकर होने के चांसेस ज़्यादा है। बहुत रेयर चांसेस हैं कि कोई और साइड आ जाए इन दो ऊपर वाले और नीचे वाली को छोड़ के। इसी तरह अगर आप क्लासरूम में इसको यूज़ करते हैं डस्टर को, इसकी भी सारी साइड्स एक जैसी नहीं है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें डाइस के साथ, तो डाइस के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर तो आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, हर साइड के आने के चांस दूसरी साइड के आने के चांस के बराबर है। लेकिन डस्टर के बारे में हमारे पास ये ऑप्शन जो है ना वैलिड नहीं रहेगी, ठीक हो गया। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम एक टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। कोई एक्सपेरिमेंट है या ट्रायल है, कौन सा एक्सपेरिमेंट या कौन सा ट्रायल, जिसके अंदर 3 खुसूसियात हैं, उनका मैं जिक्र कर देता हूँ। 3 खुसूसियात पाई जाए। सबसे पहले ये कि हम उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकें एनी फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि मिसाल के तौर पे हमारे पास पिछले जो पेज के ऊपर हमने डाइस को देखा या हमने कॉइन को देखा, कॉइन को हम 1 मरतबा फ्लिक कर सकते हैं, 2 मरतबा फ्लिक कर सकते हैं, 3 मरतबा, अब तो जितनी मरतबा मर्जी है चाहे हम उसको फ्लिक कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई कैद नहीं है, हम एक सर्टन कंडीशन के अंदर उसी अमल को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये तो एक खुसूसियत हो गई हमारे पास किस चीज़ की, रैंडम एक्सपेरिमेंट की। लेकिन दूसरी खुसूसियत भी लाजमी है, क्या
रैंडम एक्सपेरिमेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 2 आउटकम्स, उसके कम से कम 2 आउटकम भी हों। फॉर एग्जांपल हमने कॉइन टॉस किया तो एक साइड हेड है और दूसरी टेल है, ठीक है, तो हम इसको एनी नंबर ऑफ टाइम हम क्या कर सकते हैं, हम इसको फ्लिक भी कर सकते हैं। और उसके 2 यानी कि 2 आउटकम्स होने का क्या मतलब, उसने कहा एट लीस्ट 2 आउटकम्स, कम से कम 2 आउटकम हो, तो 2 आउटकम तो हैं उसके अंदर। डाइस की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, ये सारी साइडें कोई ना कोई एक साइड अगर हो जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पर एट लीस्ट 2 आउटकम यानी 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स हैं, तो इसका मतलब है दूसरी कंडीशन डाइस भी पूरी कर रही है, कॉइन भी पूरा कर रहा है। एक और कंडीशन, एवरी सक्सेसिव ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इस चीज़ को समझ लेते हैं हम और अपने लेक्चर को यहीं पर रोकेंगे इंशाल्लाह। देखिए मेरे पास एक स्पेस सेट है एस, दैट इज हेड और टेल, मैंने कॉइन टॉस किया, मैं इस कॉइन को एनी नंबर ऑफ टाइम्स टॉस कर सकता हूँ, यस। इसके आउटकम्स 2 या 2 से ज़्यादा हैं, यस 2 या 2 से ज़्यादा भी हैं। एवरी सक्सेसिव ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जब मैंने पहली मरतबा जब कॉइन को फ्लिक किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाली तो मेरे पास आंसर आया 1/2। लेकिन अगर मैं दूसरी मरतबा कॉइन को दोबारा उठा के फ्लिक करूं तो इवन देन प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/2। तीसरी मरतबा जब मैं ट्रायल करूं तो हेड की प्रोबेबिलिटी स्टिल 1/2 ही रहनी है, ठीक है। इसी तरह एनी नंबर ऑफ टाइम्स ये मैं इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता चलूं, हर सक्सेसिव ट्रायल के साथ प्रोबेबिलिटी इसकी कांस्टेंट रहनी है, प्रोबेबिलिटी इसमें चेंज नहीं आना। इसी को हम कहते हैं एवरी सक्सेसिव ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। हर सक्सेसिव ट्रायल जो होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा बताता चलूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास जब हम एक कॉइन टॉस कर रहे हो या एक से ज़्यादा कॉइन टॉस कर रहे हों, तब हमारे पास ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। एक डाई या एक से ज़्यादा डाइस को रोल करें आप, या हमारे पास तीनों कंडीशनें फुलफिल हो जाएंगी, क्योंकि इसके पास 6 साइड्स हैं। अगर हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, हम एक कार्ड निकाल रहे हैं तो एक कार्ड को जितनी मरतबा मर्जी है डाल के दोबारा से निकालना शुरू कर दें आप। ये हम एक्सपेरिमेंट कितनी मरतबा रिपीट कर सकते हैं, जितनी मरतबा चाहें रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा और कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट 2 आउटकम्स, इसको तो 52 आउटकम्स हैं। एवरी सक्सेसिव ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। हर आने वाले जो निकालने वाला कार्ड है उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी होगी और पहले जब निकाला गया था उसका रिजल्ट क्या था उससे कोई कंसिडर नहीं करेंगे, या डजंट मैटर कि पहले क्या निकला था। इसी तरह हम एक बैग में से कुछ बॉल्स निकालें, एक बॉल निकालें या एक से ज़्यादा बॉल निकालें, तो हर बॉल को हम कितनी मरतबा निकाल दें, वापस डालते रहें और निकालते रहें, डालते निकालते रहें, एनी नंबर ऑफ टाइम इस अमल को रिपीट कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 आउटकम्स, यहाँ पर एक से ज़्यादा बॉल्स ही हैं तो हम उसको कह सकते हैं यस, ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। एवरी सक्सेसिव ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। लेट से पहली बारी हमने बॉल निकाला, रेड निकल आया, तो ये कितने बॉल्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 1/16 हमारे पास इसका चांस था इस बॉल को सिलेक्ट होने का, तो इस बॉल के सिलेक्ट होने का चांस भी उतना ही है। हम हाथ डालेंगे बैग के अंदर, कोई भी निकल आएगा। तो हर मरतबा प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, कोई भी मुतासर होने वाली नहीं है। पिछला जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद जो सक्सेसिव ट्रायल हमने किया उससे प्रोबेबिलिटी चेंज होने वाली नहीं है। लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो 1 2 3 4 एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल है, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं लेक्चर को, इंशाल्लाह इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ मिलते हैं इसके बाद। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।